हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे प्लैंक्स लॉ से स्टीफेंस लॉ कैसे ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टीफेंस लॉ होता क्या है। आप स्टीफेंस लॉ बोलिए या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफेंस लॉ कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिए हैं और इस ब्लैक बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर T मान लेते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट जो होगा उस सरफेस से पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया हमें देखना है। तो वो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी के सरफेस के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं और पावर पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 हो जाएगा। तो इस लॉ को स्टीफेंस ने 1879 में दिया था। इसी को स्टीफेंस लॉ बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आते हैं, वो कांस्टेंट सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो हम इंटेंसिटी को लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। बाद में 1884 में बोल्ट्जमैन ने स्टीफेंस लॉ को और मॉडिफाई किया और कहा कि अगर हम ब्लैक बॉडी को किसी इनक्लोजर में रख दें जिसका टेम्परेचर T0 हो, तब हम इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो स्टीफेंस लॉ और स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एक ही है, कोई दो नहीं है। ये बोल्ट्जमैन ने सिर्फ मॉडिफाई करके लिख दिया था। तो हम स्टीफेंस लॉ बोलेंगे या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलेंगे। और कांस्टेंट जो सिग्मा है उसको स्टीफेंस कांस्टेंट बोलो या फिर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलो, जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो ये है इक्वेशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो तो उसके लिए भी हम इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा E T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। यहाँ पर जो कांस्टेंट E ऐड किए हैं उसको बोलते हैं इमिसिविटी, जिसका वैल्यू 0 to 1 वेरी करता है। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया वाइट बॉडी से लेकर परफेक्टली ब्लैक बॉडी तक। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए E का वैल्यू 1 होता है। अगर E का वैल्यू हम 1 रख देंगे तो फिर से परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन बन जाएगा। तो E को हम इमिसिविटी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये बताता है कि अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बॉडी लिए तो उसके सरफेस पर हम जितने भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं उस लाइट इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, तो वही बताता है एमिसिविटी। जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहता है तो जितनी भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ई का वैल्यू हम बोल देंगे 1 है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हम कोई भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम वाइट बॉडी लेते हैं, यानी कि इस वाइट बॉडी पर हम कोई भी लाइट इंसिडेंट कराएं सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, एब्जॉर्ब करें ही नहीं, तो ई का वैल्यू 0 होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है इमिसिविटी ई क्या है, तो ये बताता है कि किसी सरफेस के की लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है। यानी कि हम बोल सकते हैं एमिसिविटी को एबिलिटी ऑफ सरफेस टू एब्जॉर्ब रेज। तो अब ड्राइव करते हैं स्टीफेंस लॉ प्लैंक्स लॉ से कैसे आता है। तो स्टीफेंस लॉ बहुत पहले ही आ गया था, यानी 1879 में आ गया था, और प्लैंक्स लॉ आया था 1900 में। जब प्लैंक्स ने लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था तो एनर्जी डेंसिटी ये आया था U d न्यू इज इक्वल टू 8πh न्यू क्यूब अपन C क्यूब इंटू 1 अपन E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 इंटू डी न्यू। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का अगर हम यूनिट बोलें तो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये एनर्जी डेंसिटी है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू फ्रिक्वेंसी तक। और जो स्मॉल यू है उसकी यूनिट क्या होगी, तो स्मॉल यू की यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब पर यूनिट फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम डी न्यू इधर से भी हटा दें इधर से भी हटा दें डी न्यू, और यू वर्सेस न्यू का जो ग्राफ बनाएं
किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। अगर हम टेम्परेचर कुछ मान लीजिए बढ़ा दे रहे हैं, T2 कर दे रहे हैं, तो अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ बन रहा है। तो जो भी अलग अलग टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी रेंज है जो रेडिएट होगा बॉडी से, वो वेरी करता है इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो बॉडी का कोई भी टेम्परेचर हो 0 केल्विन से ज़्यादा, तो बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर, तो उसको जब हम हीट करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। वो हर टेम्परेचर पर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा हो टेम्परेचर, तो हर टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है वो उसका रेंज होता है इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट। अगर हायर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो अल्ट्रावायलेट रीजन की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, और जब टेम्परेचर कम रहता है तो इंफ्रारेड रीजन में रहता है ज़्यादातर। अब जैसे हम लोगों की बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस होती है, तो हम लोग ज़्यादातर इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक। तो हम टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसे हम यू बोलें कैपिटल। तो यहाँ पर ये बात है कि ये जो हम लिमिट लिए हैं 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा क्यों लिए हैं, जबकि अभी मैंने बताया कि कोई भी बॉडी हो और किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर हो, वो बॉडी इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट रीजन में ही एनर्जी रेडिएट करती है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इसका लोअर लिमिट है, इसको इंफ्रारेड का जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी वो रखना चाहिए, और हायर फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रीजन में जो हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी रेडिएट होता है वो वैल्यू रखनी चाहिए। तो 0 टू इन्फिनिटी हम ऐसा क्यों लिए हैं? ऐसा इसलिए है कि जब हम u वर्सेस न्यू फ्रिक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाएं, जैसा कि ये एक फिक्स टेम्परेचर पर ग्राफ बना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड की जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसके पहले भी ग्राफ 0 है, और अल्ट्रावायलेट के बाद जो जितने भी हैं वो सारे वैल्यू u की 0 है। तो मिनिमम लोअर लिमिट जो है इंफ्रारेड की ये वैल्यू रखें या फिर ये 0 से स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर तो 0 है। उसी तरह इधर हायर लिमिट या तो अल्ट्रावायलेट की ये वाली रखें या फिर इन्फिनिटी रखें, इधर तो सारी वैल्यू 0 ही है। तो हम चाहे इस इंफ्रारेड की लोअर फ्रिक्वेंसी से लेकर अल्ट्रावायलेट के हायर फ्रिक्वेंसी तक इंटीग्रेट करें, या फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें, वैल्यू सेम आएगा। इसलिए हम 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इसका लोअर लिमिट इंफ्रारेड का ये तो पता नहीं है, ना ही यही पता है इसका अल्ट्रावायलेट का हायर लिमिट कौन सा फ्रिक्वेंसी है। तो अगर इसके बजाय हम इन्फिनिटी इसको कर दें और इसके बजाय हम 0 को ले लें, तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो 0 से इन्फिनिटी करना आसान है, तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं। और लोअर लिमिट 0 क्यों लेते हैं, निगेटिव में नहीं ले सकते हैं? आप जानते हैं फ्रिक्वेंसी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लोअर लिमिट तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा, निगेटिव तो रखेंगे नहीं। तो अब इंटीग्रेट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लेकर। तो ये हमने यू डी न्यू का ऊपर से वैल्यू ये रख दिया और इंटीग्रेट कर दिया लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस इंटीग्रेशन को ईजी करने के लिए आप ये पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एच न्यू बाई के टी की जगह एक्स पुट कर दीजिए, तो न्यू की जगह के टी एक्स अपान एच हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट एक बार करिए तो डी न्यू इक्वल टू के टी अपान एच इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमारा वेरिएबल था न्यू जो कि फ्रिक्वेंसी है, और एच न्यू अपन के टी को एक्स पुट करने के बाद हमारा वेरिएबल हो गया एक्स। तो फ्रिक्वेंसी न्यू की लोअर लिमिट थी 0 और हायर लिमिट इन्फिनिटी थी। एक्स पुट करने के बाद जब हमारा वेरिएबल एक्स हो जाएगा तो लिमिट क्या होगी ये देख लेते हैं। न्यू की मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 पुट करते हैं तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अगर न्यू की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रही है, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स की लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी ही होगी। तो ये है हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्स के वेरिएबल में है, जिसका लोअर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। अब ये एक स्टैंडर्ड टाइप का इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब अपॉन e की पावर एक्स माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, तो इसका वैल्यू जो होता है
पाई की पावर 4/15 होता है। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी टोटल आ जाता है 8π/c³ इंटू KT की पावर का होल पावर 4/h³ इंटू पाई की पावर 4/15। अब यहाँ पर सारा कांस्टेंट एक तरफ करते हैं और एक वेरिएबल t है, t की पावर 4। तो यहाँ पर ये टोटल कांस्टेंट है और ये t की पावर 4 एक वेरिएबल है। इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो हमारा एनर्जी डेंसिटी हो गया U इक्वल टू टोटल एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू अल्फा इंटू टी की पावर 4। U एनर्जी डेंसिटी है तो इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम अल्फा की यूनिट निकाल सकते हैं। अल्फा की यूनिट होगी तब जूल पर मीटर क्यूब के की पावर केल्विन की पावर 4। और यहाँ पर जो के है एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कोई के लिखता है, कोई के भी लिखता है। और सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। इस सिग्मा और अल्फ़ा में रिलेशन देखना चाहें तो ये रिलेशन है सिग्मा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू c/4। c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो अगर अल्फ़ा को हम सिग्मा के टर्म में लिखते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4/c। तो ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी बन जाएगा। या फिर सिंपली कर लीजिए जब अल्फ़ा कांस्टेंट है तो एनर्जी डेंसिटी है और जब सिग्मा कांस्टेंट होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। हम यूनिट से कंपेयर करके देख सकते हैं कि सिग्मा टी की पावर 4 की यूनिट क्या होगी। तो इसका यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी का यूनिट ही इसका यूनिट होगा। तो इंटेंसिटी का यूनिट हम इसको बोल सकते हैं, यूनिट हो जाएगा जूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एरिया को हम मीटर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगा इंटेंसिटी का बोलो या फिर सिग्मा टी की पावर 4 का यूनिट जूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा स्टीफेंस लॉ ड्राइव हो गया I इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। थैंक यू।